So let's start. Good morning, friends. My name is Shubham Shukla, and today we are going to start our new topic of first unit of operation management. हम लोग ऑलरेडी क्लास में बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं और इस क्लास में हम लोग उस जो टॉपिक हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है वो लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि प्रोडक्शन क्या होता है या ऑपरेशन क्या होता है। हम लोगों को उसी की कंटिन्यूशन में आगे करना है। तो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। शुरुआत करने से पहले एक बार थोड़ा सा, क्योंकि पिछले 3 दिन हो चुके हैं और अभी तक कुछ प्रोडक्शन और ऑपरेशन के बारे में इसको रिकॉल कर लेते हैं कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन क्या होता है। तो लास्ट क्लास में जैसे आप लोगों को बताया गया था कि प्रोडक्शन या ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो ओम तिवारी जी आप शायद कंटिन्यूएशन में हाईलाइट कर रहे हैं। आई होप आप ही हैं, क्योंकि और इतना तो काबिल कोई है नहीं। ये रियल मी से कौन जुड़ा हुआ है? अपना कुछ नाम से जोड़ें। ओके, अगेन प्रोडक्शन इम्प्लाइज द क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि जब भी हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं तो और वो क्रिएशन बेसिकली ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ही होना चाहिए। तो जो भी हम क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को ही बेसिकली हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। तो in definition you are getting production implies the creation of goods and services to satisfy the human need. इस प्रोसेस जो हम लोगों ने जिसको बोला है, जिसको हम लोगों ने प्रोडक्शन बोला है, तो हम लोग कन्वर्जन भी बोलते हैं। और ये कन्वर्जन जो है वो हमेशा कुछ इनपुट्स का होता है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या सभी को वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? खाली इन्हीं को, राहुल को नहीं आ रही है? बाकी लोग बताएं। सर काफी फर्स्ट के आ रही है। मैंने पहले बोला था कि फिलहाल बाकी साइड से तो सही आ रही है। लोग जो सेटिंग कर रहे हैं तो मुझे पर्सनल पे मैसेज कर रहे हैं, वो तो यही बता रहे हैं क्लियर है। अगर ये क्लियर नहीं है तो एक बात थोड़ा सा समझिएगा। जब भी आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो हम जो होस्ट करता है उस एंड पे सिग्नल हमेशा स्ट्रांग होते हैं। तो यहाँ से प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम तो खुद होस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास सिग्नल तो स्ट्रांग होंगे। ये सिग्नल आपके एंड से हैं, तो जहाँ भी आप क्लास कर रहे हैं उस जगह पर अगर सिग्नल प्रॉपर नहीं होंगे तो आपको क्लास में दिक्कत होगी। ओके सर। मैक्सिमम लोगों ने बोला है क्लियर है। मिथिलेश हैं, ताराशंकर हैं, विजय चौरसिया हैं, विजय कुमार वर्मा हैं, क्लियर है। तो जो लोग आप जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से आप बाहर आए तो क्लियर आवाज क्लियर होगी। खैर अगेन हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो कन्वर्जन प्रोसेस था जिसमें हम लोगों ने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोई रिसोर्स को जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं किसी आउटपुट में या किसी प्रोडक्ट में, वो प्रोडक्ट हमेशा ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। हमेशा शुरुआत से हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते चले आए। एट द अर्लियर टाइम जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग बोलते थे उसका पर्पस केवल यही था क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पर कन्वर्जन शुरू किया था। ओके अगेन फिर उसके बाद ये भी बोला गया कि जो प्रोसेस है, इस जो कन्वर्जन प्रोसेस है ये कई तरह से हो सकती है या कई चीज़ों की हो सकती है। जैसे कई बार हम इस प्रोसेस को अल्टरेशन बोलते हैं, कई बार हम इस चीज़ को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कई सारी प्रोसेसर लिखी हुई, और ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड। या फिर ये जो प्रोडक्शन है उसके बाद की सिस्टम क्या है। इसके बाद एक नया टॉपिक और भी आया था कि प्रोडक्शन के बाद में अल्टीमेटली प्रोडक्शन का एक नेचर होता है। हर एक प्रोडक्शन का एक नेचर होगा। तो हम उस प्रोडक्शन के नेचर को जस्टिफाई करने के लिए या नेचर को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 4 पॉइंट्स बताए थे। जैसे पहला पॉइंट था
अगर हम प्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं, प्रोडक्शन या ऑपरेशन को एज अ सिस्टम, दूसरे पॉइंट को बताया था कि प्रोडक्शन या ऑपरेशन एज अ ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन, थर्ड में बताया था कि प्रोडक्शन या ऑपरेशन एज अ कन्वर्जन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, एंड लास्ट पॉइंट बताया था आप लोगों को प्रोडक्शन या ऑपरेशन जो है एज अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी। ये 3-4 पॉइंट हमने आप लोगों को बताए थे पिछली क्लास में, और यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये प्रोडक्शन और ऑपरेशन अगर हम तो एज अ सिस्टम डिफाइन करते हैं तो वो क्या होता है और वो किस तरह से वर्क करेगा। जैसे अगर हमने इसको इस तरह से लिया कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन अगर हमने एज अ सिस्टम को डिफाइन किया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एज अ सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब यहाँ पर है, सिस्टम कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ ये दिखाता है कि कई सारी इंटर रिलेटेड एंटिटीज होती है, और वो सारी इंटर रिलेटेड एंटिटीज जो है वो एक दूसरे से ज्वाइंट होंगी, एंड देन ये पूरा एक सिस्टम को फॉर्मेट करेगा। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज एग्जांपल लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे सेक्शंस होते हैं, क्या यू कैन से कई सारे एक पार्ट्स होते हैं, या कई सारे आप कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट्स होते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, और ये सारे डिपार्टमेंट्स जब एक दूसरे से अटैच होंगे तो वो इस तरह से एक फॉर्मेट करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करेंगे। जैसे आप सबसे पहले हम अगर हम देखें गौर करें तो हमारे सामने जो स्लाइड दिख रही होगी उसमें आप देखा होगा कि यहाँ पर कुछ बने हुए हैं ये सारे डिपार्टमेंट। जैसे एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा पार्ट जो इनपुट क्रिएट कर रहा है, जाहिर सी बात है इसमें कुछ रिसोर्स वाले पार्ट होंगे। दूसरा कन्वर्जन प्रोसेस या ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तीसरा जो क्रिएट होकर फाइनली बन के आएगा वो कोई प्रोडक्ट या आउटपुट होगा। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन सब सिस्टम। जैसा आप लोगों को मालूम है कि जब भी हम किसी सिस्टम में या किसी चीज़ को कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है, तो लेकिन प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी रिक्वायर्ड होती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सब सिस्टम भी रिक्वायर्ड यहाँ पर है। देन उसके बाद कम्युनिकेशन सब सिस्टम। कम्युनिकेशन सब सिस्टम में बेसिकली जब कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे तो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करेंगे, और ये कम्युनिकेशन कई तरह से होता है, रादर फॉर्मल और इनफॉर्मल और रिटन और वटेवर, कई तरह से होता है। तो इस तरह से कम्युनिकेशन सब सिस्टम भी यहाँ पर होता है। इसके बाद एक और होता है जो होता है उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सब सिस्टम। कंट्रोल सब सिस्टम मतलब जो होता है जब कई सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं तो हर डिपार्टमेंट में एक कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, और इस कंट्रोल सब सिस्टम को डिसीजन सब सिस्टम भी बोलते हैं। सपोज अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं किसी प्रोडक्ट का बनाने के लिए, तो वो प्रोडक्ट जब बन रहा है तो प्रोडक्ट कितनी इनपुट की रिक्वायरमेंट है, किस प्रोसेस से वो कन्वर्जन होगा, फाइनली प्रोडक्ट जब बन के आएगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, उसका क्वांटिटी क्या होगी, ये सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोलिंग वाली हैं। इसका एक डायग्राम भी है जो हम आपको अगले स्लाइड में दिखा रहे हैं। ये एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक तरफ इनपुट है, इस इनपुट में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, इक्विपमेंट, कैपिटल, एनर्जी, मनी, मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन। देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर रिसोर्सेज, दोज आर नोन एज इनपुट। इस इनपुट को जब हमने कन्वर्जन में डाला या हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो एक प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ जिसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, और ये प्रोडक्ट हमेशा गुड्स या सर्विस ही होगा। अब ये गुड्स और सर्विस क्या होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिकल फॉर्म में होती हैं तो उनको गुड्स बोलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सर्विसेज होती हैं तो गुड्स या सर्विसेज ही होंगी। तो हमारे पास इनपुट हो गया, एक कन्वर्जन प्रोसेस हो गया, और हमारे पास कुछ आउटपुट बनकर तैयार हुआ जो हमेशा गुड्स या सर्विस। इनके अलावा जैसे मैंने बताया था आपको कंट्रोल सब सिस्टम, ये वो कंट्रोल सब सिस्टम है जो डिसीजन मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऊपर कस्टमर या क्लाइंट का पार्टिसिपेशन भी है, और आपने गौर किया होगा कि ये और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का पार्ट है। आप लोगों ने जब SWOT एनालिसिस पढ़ा होगा तो आपने इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पढ़ा होगा।
इवन आप लोगों ने जब मार्केटिंग में भी, और इवन जो आप लोगों का बिजनेस इन्वायरमेंट पार्ट जो सिलेबस है पूरा, उसमें भी आप लोगों ने इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में कुछ डिस्कस जरूर किया होगा या सुना होगा। तो एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट के थ्रू पार्टिसिपेशन होता है कस्टमर का, या इंटरनल के थ्रू जो हमारे डिसीजन मेकर्स या जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। और हर तरफ से जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं इस पूरे डायग्राम, इस डॉटेड लाइन में इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक, और ये पूरी तरह से इंटरनल होता है। सपोज इनपुट की अगर हम बात करें, तो जब इनपुट प्रोवाइड किया गया, आफ्टर कन्वर्जन जब आउटपुट बना, तो आउटपुट के टाइम पर जो यहाँ पर जो क्वालिटी चेकिंग वाला पर्सन होगा, ये एक फीडबैक देगा कंट्रोल सब सिस्टम को इन्वॉल्व करते हुए कि जो इनपुट दिया गया, कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इनपुट की वजह से खराब होती है, तो इस वजह से एक प्रॉपर चैनल चलता रहता है यहाँ पर, जो आपको ये शो करता है कि एक जो पूरा सिस्टम है, इसीलिए इसको सिस्टम कॉन्सेप्ट बोला गया है कि ये जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिस्टम की तरह काम करता है, जहाँ पर कई सारे डिपार्टमेंट है, कई सारे इंटररेटेड एंटिटीज। अच्छा, एंटिटीज की अगर हम बात करें, तो जैसे इनपुट है, तो इनपुट इज अ एंटिटी, customer could be an entity, conversion is a process, so it could be entity, control subsystem could be entity, and output could be another entity। तो यहाँ पर आपने देखा कई तरह की एंटिटीज, अगर हमने गौर किया होगा पिछले स्लाइड में, तो यहाँ पर 6 तरह की एक लिस्ट आपको दिखाई दी है, इनपुट, कन्वर्जन, आउटपुट, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और कंट्रोल। तो ये 6 तरह की एंटिटीज हैं इस ऑर्गेनाइजेशन, और ये सभी की सभी यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इंटर रिलेटेड, तो ये सारी की सारी इंटर रिलेटेड ही रहेंगी। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट पर जाते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने इसको अगर बात की जाए, तो एज अ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की तरह हम लोग इसको ट्रीट करते हैं कि प्रोडक्शन जो है, इट कुड बी अ काइंड ऑफ थिंग दैट, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन की तरह हम लोग देखिए, पिछले जब हम क्लास में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग हर बात एक ही बात फोकस कर रहे हैं बार बार, कि क्रिएट गुड्स और सर्विसेज। तो जब गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, तो जब क्रिएशन हो रहा है, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के जो डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी इसमें सीधे सीधे एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप लोगों ने मार्केटिंग सुना होगा, तो इसमें हर ऑर्गेनाइजेशन में एक मार्केटिंग फंक्शन होता है ना। एक अगर हम प्रोडक्शन के फील्ड में है, तो ऑब्वियस बात है कि एक डिपार्टमेंट होगा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा। तीसरा, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और लास्ट में ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन होता है। अब बात करते हैं कि आखिर ये फंक्शन करते क्या है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें, तो जैसे आपने यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे कि जो पर्सन है, वो जब भी कुछ परचेज करता है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मार्केटिंग फंक्शन इन्वॉल्व होता है। तो उसका काम ही केवल ये है कि डिमांड को जनरेट करना। इस चारों फंक्शंस में सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, वो होता है प्रोडक्शन फंक्शन का, जिसका अल्टीमेटली काम ही केवल होता है कि हर चीज़ को क्रिएट करना। ऑब्वियस बात है कि मार्केटिंग का काम जरूर है कि डिमांड को क्रिएट करना। अगर हम फाइनेंस की बात करें, तो उसका काम ये है कि जितना भी मनी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि मनी कहाँ से आना है और कहाँ को जाना है, तो सारा जो फंक्शन है, वो फाइनेंशियल फंक्शन के थ्रू ही परफॉर्म होगा। यानी उसका काम यही है कि हम जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं उसको कंट्रोल करें। फाइनेंस, पैसा आ रहा है, ठीक है, मार्केटिंग कह रहा है कि हम बेचने के लिए तैयार हैं, तो भी ठीक है। एक इम्पोर्टेंट बात होती है जो ह्यूमन रिसोर्स, वो ह्यूमन रिसोर्स ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर, उनकी जो नीड्स होती हैं, उस एम्प्लॉय की नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो डिपार्टमेंट काम करता है, वो होता है हमारा ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन ने एम्प्लॉय की बात कर ली, फाइनेंस वालों ने पैसे की बात कर ली, मार्केटिंग वाला कह रहा है कि हम अच्छे से बेचेंगे और शायद हम ही बेच सकते हैं, हम डिमांड जनरेट कर देंगे, तो सब सही है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर कोई प्रोडक्ट होगा ही नहीं, तो बिकेगा क्या? तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहली लाइन लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन जो है, वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल फंक्शन परफॉर्म करता है। अगर हम किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जहाँ पर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, और स्पेशली अगर हम लोग ऑपरेशन वाले
पार्ट में है, तो ऑब्वियसली हम लोग केवल इसी पार्ट को देखेंगे। तो हमारे यहाँ जो जिसको हम लोग प्रोडक्शन या ऑपरेशन जब हम लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब हम लोग प्रोड्यूस की तरह। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, इसके बाद हम लोगों ने ये बोला कि किसी प्रोडक्शन का या ऑपरेशन का जो नेचर होता है, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन या कन्वर्जन प्रोसेस के थ्रू भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इसमें कहा गया है कि अगर आपने पिछले डायग्राम में गौर किया होगा, तो ये डायग्राम कुछ इस तरह का था, जहाँ पर कुछ इनपुट दिए गए और इनपुट को हम लोगों ने कन्वर्ट किया और कन्वर्जन के बाद में आउटपुट प्रोवाइड किया। आउटपुट ऑब्वियस बात है, कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ही हो। इनपुट भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं। अब आते हैं बात कन्वर्जन पर। तो जो कन्वर्जन प्रोसेस है, ये कई सारे सब सिस्टम को भी डिफाइन कर सकता है, जिनको हम लोग इन नॉर्मल लैंग्वेज में एक्टिविटीज बोलते हैं। जैसे अगर किसी हम कारखाने में जाते हैं, तो हम लोग कुछ एक्टिविटीज देखते हैं जो बहुत कॉमन होती है। जैसे चाहे हम कटिंग की बात कर लें, ड्रिलिंग की बात कर लें, वेल्डिंग की बात कर लें, पेंटिंग की बात कर लें, पैकिंग की बात कर लें, इवन ट्रांसपोर्टेशन भी इसी में इंक्लूड कर सकते हैं। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ को अगर हम बात करें, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये सब एक्टिविटीज़ जो किसी प्रोसेस के लिए या किसी कन्वर्जन प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को ही हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन प्रोसेस की एक्टिविटी। एनी कन्वर्जन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्मॉल एक्टिविटीज, जैसे सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है नीचे, कि किसी भी प्रोसेस में कई तरह की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है। नाउ, और इन एक्टिविटीज को ही हम लोग ऑपरेशन बोलते हैं। तो आपको शायद अब यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि प्रोडक्शन और ऑपरेशन में डिफरेंस क्या है। प्रोडक्शन इज अ ओवरऑल प्रोसेस, जबकि उस प्रोसेस में जो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व की गई हैं, उन सारी एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं चौथे टाइप के सिस्टम को, जो हमारा चौथा पॉइंट था, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी प्रोडक्शन को डिफाइन करने की स्ट्रक्चर की बात हमने चार पार्ट बताए थे। पहला था एज अ सिस्टम, फिर दूसरा बताया था इसको एज अ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन, और चौथा जो है अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। एक मिनट, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन सिस्टम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और इन सारे प्रोडक्शन सिस्टम्स को ये इसके रिसोर्सेज हैं, इनपुट, ये कुछ कन्वर्जन प्रोसेसेस हैं, और फाइनली ये हमारे आउटपुट। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर स्टील प्लांट का। तो अगर हम स्टील प्लांट की बात करते हैं, तो स्टील प्लांट में बहुत सारे इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आयरन ओर, कोल, कोक, लाइमस्टोन, जिसको लोग चूना पत्थर बोलते हैं, लेबर, मशीनरी, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट। और इसकी अगर हम प्रोसेस की बात की जाए, तो दो तरह की प्रोसेस यहाँ पर लिखी हुई है, एक है स्मेल्टिंग और दूसरी है रोलिंग। स्मेल्टिंग बेसिकली एक तरह का जैसे लोहे को पिघलाना और उसके बाद उसको रोलिंग करना, और अल्टीमेटली जो उसका फाइनली क्रिएशन जो होगा, जो आउटपुट बन के तैयार होगा, वो होगा स्टील सेक्शन। तो हमारे पास स्टील प्लांट में अगर देखा जाए, तो ये इनपुट है, ये प्रोसेस है, और ये इसका फाइनल आउटपुट। इसी तरह से अगर हम किसी रेस्टोरेंट की बात करें, तो जो रेस्टोरेंट है, वहाँ का जो इनपुट है वो कुछ ये है, अल्टीमेटली हंग्री कस्टमर्स, शेफ, सर्विसेज, इक्विपमेंट एंड रिसोर्सेज। जो इसका प्रोसेस है वो है कुकिंग एंड सर्विंग, जो भी चीज़ें हैं, एंड फाइनली जो आउटपुट होगा वो होगा सेटिस्फाइड कस्टमर। ऑटोमोबाइल प्लांट, ऑयल रिफाइनरी, ये कई सारे प्रोडक्शन सिस्टम हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, और जो नोट्स हम आपको देंगे उसमें ऑलरेडी ये पार्ट इंक्लूडेड है। आज क्लास के बाद हम आप लोगों को ये इसी यूनिट का नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं चौथा सेक्शन जो हम लोगों का है, कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन एज अ मीन्स ऑफ क्रिएटिंग। क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर ये यूटिलिटी क्या होती है। तो आप लोगों को बताया गया था कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जब हम जो इनपुट दे रहे हैं, उस इनपुट में आउटपुट बनने के बाद जो एक प्राइस में डिफरेंस हो जा रहा है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये प्रोसेस की वजह से है, ये किसी और की वजह से है, बट फाइनली ये जो प्राइस का डिफरेंस है वो यूटिलिटी की वजह से। और ये यूटिलिटी जो है, किसी प्रोडक्ट की जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी, उस प्रोडक्ट की प्राइस उतनी ज़्यादा होगी।
इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने क्लास में कोट किए थे, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उसको देने की। और ये यूटिलिटी कई तरह की होती है, जैसे फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, पोजेशन यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी एंड फाइनली एक नॉलेज यूटिलिटी। जैसे फॉर्म यूटिलिटी की बात करें अगर, जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं और अगर उसका हम फॉर्म चेंज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्म। एग्जांपल दे रहे हैं, माइट भी आप लोग इस समय किसी चेयर पे बैठे होंगे, टेबल पे बैठे होंगे, तो जो चेयर या टेबल जो बनी हुई है वो लकड़ी से बनती है। और लकड़ी हमको जब रॉ मटेरियल में लकड़ी मिलती है तो वो एक रॉ फैक्ट में मिलती है। लकड़ी जो हम लोग को प्रोड्यूस होती है वो पेड़ों से प्रोड्यूस हो रही है, पेड़ों से मिल रही है। तो जो पेड़ों के लट्ठे हम लोग को मिलते हैं वो हम लोग के होते हैं रॉ मटेरियल, ये रिसोर्स होता है। लेकिन अगर उस जो रिसोर्स मटेरियल है उसको हम लोग उसका फॉर्म चेंज करते हैं कई सारे प्रोसेस के बाद, ऑब्वियस बात है कि उसमें हम लोग अल्टरेशन कर सकते हैं, कई तरह से होता है। लेकिन जो क्रिएट हुई यूटिलिटी वो फॉर्म यूटिलिटी से चेंज होती है। नेक्स्ट एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी कैसी चीज होती है, जैसे एग्जांपल कि जैसे कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो पर्टिकुलर प्लेस पे बनता तो है बट वो वहाँ पर बिकता नहीं, वो कहीं और बिकता है। और उस प्लेस के नाम पर जो हम लोग यहाँ परचेज करते हैं तो उसको प्लेस कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि अलीगढ़ के ताले बहुत फेमस है, वो कहते हैं कि बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस है, इवन समटाइम्स जैसे बनारस का पान बड़ा फेमस है, दार्जिलिंग में चाय बहुत फेमस है। इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, आगरे का पेठा बड़ा फेमस है। तो इस तरह से लखनऊ का चिकन बड़ा फेमस है। तो बन यहाँ पर रहा है एंड इसको ले जा करके हम कहीं और बेचते हैं तो इस नाम पर हमको बहुत कुछ प्राइस उसका बढ़ जाता है। जैसे ऐसा नहीं कि चिकन खाली लखनऊ में बनता है, चिकन सब कहीं बनता है और कई जगह पर बेचा जाता है। बट जब हम बात करते हैं कि लखनऊ के चिकन की बात करते हैं तो एक अलग मतलब उसको प्राइस मिलता है। इसी तरह से जैसे पेठा की बात कर ले या कोई बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग तो जानते होंगे, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। प्लेस फॉर्म के बारे में, प्लेस के बारे में एंड देन फाइनली टाइम। टाइम यूटिलिटी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसको शायद ऐसा कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा क्या बात है ना, क्या टाइम की जो है वो बेसिकली एक तरह का एक जैसे प्रोडक्शन किसी टाइम पर हुआ और प्रोडक्शन को बेचा गया किसी और समय पर, तो ऐसे टाइम पर हम लोग कहते हैं कि ये एक पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जो खेती होती है उसका उसका पॉइंट जो होता है, उसका जो टाइम होता है वो कुछ अलग होता है और उसके बाद उसको कुछ समय के लिए स्टोर भी किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसको हमने एक जगह पर स्टोर कर दिया एंड देन फाइनली कुछ समय बाद बेच दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। जैसे आपने सुना होगा कि एक होता है जिसको हम लोग स्टोरेज बोलते हैं, जैसे आलू होता है। अब आलू को हम लोगों ने कल्टीवेट किया, उसको आलू को खुदाई हुई, फिर उसके बाद फाइनली हम लोगों ने क्या किया कि उसको कुछ समय के लिए स्टोरेज में रख दिया। और फिर कुछ समय बाद, जैसे अगर हम गौर करें कि दिसंबर के आसपास आलू की खुदाई होती है और उसको स्टोरेज कर दिया जाता है और होली के आसपास उसको आलू को निकाला जाता है। तो जिस समय खुदाई होती है आलू की, उस समय उसका प्राइस बहुत कम होता है। और लेकिन जब आलू की जब खपत ज़्यादा होती है और बाद में जब उसको निकाला जाता है तब उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं टाइम। नेक्स्ट, पोजेशन यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी एक तरह का सिस्टम है जब हम कहते हैं कि अम, जिसके पोजेशन में कोई चीज़ है उसके लिए उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है उस प्रोडक्ट की, तो ऐसे पॉइंट पर हम लोग बोलते हैं पोजेशन यूटिलिटी। जैसे अगर हम गौर करें पोजेशन यूटिलिटी में, जैसे सपोज कोई पार्ले जी कंपनी है और पार्ले जी लखनऊ में उन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है और पार्ले जी ने 1000 पैकेट बनाए और उसको भेजना है उनको दिल्ली। तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी को वो हायर करते हैं या अपने खुद के सिस्टम से उस पैकेट्स को जो भेजते हैं तो
ट्रांसपोर्टेशन के पोजीशन में वो जो पैकेट्स होते हैं तो ट्रांसपोर्टर के लिए उसकी इम्पोर्टेंस कम है रादर देन उस प्रोडक्शन वाले के, क्योंकि जब वो बिकेंगे तो उनको पैसा मिलेगा। तो अल्टीमेटली पोजीशन जो है वो ट्रक वाले के पास में है, तो ट्रक वाले ओनर जो हैं उनके पास उसमें पोजीशन होता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस उनके लिए कम है, फैक्ट्री वाले के लिए ज़्यादा है। तो इस ऐसी यूटिलिटी को बोलते हैं पोजीशन। नेक्स्ट एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सर्विस। सर्विस जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऐसे टाइम पर जब हम लोग क्रिएट करते हैं सर्विसेज, प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर सर्विसेज क्रिएट किया जाता है। तो प्रोडक्शन के टाइम पर हम लोग यूटिलिटी क्रिएट करते हैं और जो सर्विसेज क्रिएट करते हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर हम लोग बोलते हैं सर्विसेज। एंड फाइनली नॉलेज। नॉलेज जो है वो सर्विस का एक पार्ट होता है। ये भी सर्विस का तरह ही यहाँ भी सर्विस भी अवेल की जाती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि मोर नॉलेज मोर यूटिलिटी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब किसी को कुछ तबीयत खराब होती है तो आप लोग जाते हैं डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर है, सभी डॉक्टर एमबीबीएस हैं, बट कुछ डॉक्टर होते हैं जो एमबीबीएस एमडी होते हैं, तो आप प्रेफर करते हैं उनको जो एमबीबीएस और एमडी है, क्योंकि उनके पास शायद नॉलेज ज़्यादा है। तो मोर नॉलेज मोर एंड मोर। तो इसलिए जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं नॉलेज। तो ये सारे जो जो यूटिलिटीज़ हैं वो सारे इसी के पार्ट हैं। नॉलेज यूटिलिटी जो है वो सर्विस का पार्ट है, और सर्विस और नॉलेज यूटिलिटी जो है वो तभी क्रिएट होती है जब सर्विस अवेल कराई जाती है। विजय चौरसिया अपने आप को अनम्यूट करें, क्या बात है? सर आपकी वॉइस सर थोड़ा रुक रुक के आ रही है सर, नेटवर्क प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो रहा है। हाँ, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, हमारी तरफ से नहीं। मैंने पहले ही बोला है कि होस्ट के पास कभी भी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि होस्ट खुद यहाँ से मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सर ये फोर्थ वाला फिर से बता दीजिए सर। नॉलेज यूटिलिटी जो है वो सर्विस का पार्ट, जैसे जहाँ पर सर्विस अवेल की जाती है नॉलेज यूटिलिटी उसी का पार्ट होता है। मैंने एग्जांपल दिया था कि मोर एंड मोर नॉलेज, उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए ज़्यादा होती है। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम प्रेफर करते हैं कि जो डॉक्टर है वो एमबीबीएस एमडी जरूर, खाली एमबीबीएस तो सभी होते हैं, पर एमबीबीएस जो एमडी है हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि उसके पास नॉलेज ज़्यादा है। जब ज़्यादा नॉलेज है तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर हम इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो ज़्यादा पुराना है, जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है सर्विस के टाइम पर, रादर देन कि जो नया नया ओपन हुआ हो मार्केट में। इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी था कॉलेज में कि जैसे किया मार्केट में नई नई ऑटोमोबाइल सेक्टर में आई थी। तो किया इज़ अ गुड कंपनी, वो जो व्हीकल्स हैं बहुत अच्छी हैं, ऑटोमेटिक है, सब कुछ है। बट प्रॉब्लम कहाँ पर हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि किया मार्केट में नया है, तो जितने भी एक्सपीरियंस के कंपटीटर हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है रादर देन किया। तो नॉलेज इस पर सकते हैं। कोई क्वेरी हो अभी तक के पार्ट में तो आप लोग पूछ लीजिए, क्योंकि आज क्लास हम केवल इतनी ही रखेंगे। इसके नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो प्रोडक्शन फंक्शन है, तो हम अपनी क्लास में शुरू करेंगे। या एक काम करते हैं, प्रोडक्शन फंक्शन शुरू कर देते हैं, छोटा सा पार्ट है। यहाँ पर एक पार्ट लिखा हुआ है, नोट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग कुछ यहाँ पर लिखिए प्रोडक्शन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एडिंग द वैल्यू। जब भी हम लोग किसी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो होता क्या है, एक रॉ मटेरियल को, इनपुट को प्रोसेस के थ्रू आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे ही हम लोगों ने आउटपुट में क्रिएशन हुआ हमारा, तो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू में कुछ एडिशन हुआ, और ये एडिशन को ही हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। और बेसिकली जो यूटिलिटी है उसमें जो कन्वर्जन प्रोसेस हुआ, उसी कन्वर्जन प्रोसेस को हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। उसी चीज को यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रोडक्शन फंक्शन में बी डिफाइंड एज क्रिएशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर सेल
with the help of input such as the material, machine, labor, land, capital, and even management also. The production function represents basically a physical relationship between input and output. ये आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। Q जो है फंक्शन ऑफ ए बी सी डी ई एफ, ना चाहे इतना लिख लें बेसिकली, और जो F है ये F ना होकर के फंक्शन है, और ये जो F है वो बेसिकली एक फंक्शन शो करता है समीशन का। जो Q है वो बेसिकली क्वांटिटी है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है क्वांटिटी जो होगी, जो आउटपुट की क्वांटिटी होगी वो ABCD के एक रिप्रेजेंटेशन में होगी। जितना ज़्यादा हम आउटपुट चाहेंगे हमको अल्टीमेटली उतना ही इनपुट देना पड़ेगा। और ये जो इनपुट है वो एज यूजुअल जैसा हमने पहले बता रखा है कि लेबर, मशीन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फिर इसी पार्ट को हम ये भी कहते हैं कि वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन होता है, तो किसी भी चीज़ का जो प्रोडक्टिव यूज़ होता है, उस प्रोडक्टिव यूज़ को या जितने भी मशीन ने हमारा चीज़ों को प्रोड्यूस किया, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी क्या है? कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक काइंड ऑफ इंडेक्स है, एक नंबर है जो ये शो करता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है कितनी। जैसे अगर हम किसी फंक्शन को क्रिएट करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन 100 प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी 100 है। तो ये 100 नंबर जो है वही प्रोडक्टिविटी होता है। आई होप आज की क्लास जो आप लोगों ने डिस्कस की है वो काफ़ी हद तक आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर कोई क्वेरी हो तो अभी पूछ लीजिए आप लोग, ताकि इस क्लास को वाइंड अप किया जाए।